हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी। तो इन जनरल डेंसिटी increases from left to right in a series of D block elements. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, चाहे वो 3D सीरीज है चाहे वो 4D सीरीज है, तो एटॉमिक मास बढ़ता है। एटॉमिक मास बढ़ता है तो उसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ती है। तो क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट रीजन है मोलर मास इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सेकेंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर किसी का एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा। सो वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज। तो आप जानते हैं डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। और आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो इन जनरल अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं 3D सीरीज में या 4D सीरीज में, तो एटॉमिक मास बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी कम होती है। वॉल्यूम कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। बट यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ जिंक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो ऐसा क्यों होता है? तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि आपके पास एटॉमिक रेडियस का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। आखिरी में कॉपर और जिंक, इन दोनों में जिंक का जो रेडियस है वो बढ़ जाता है। अगर जिंक का रेडियस बढ़ गया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो यहीं पर वॉल्यूम डोमिनेट कर जाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है जिंक का, वो ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर से। अगर इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर से। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कॉपर और जिंक में से जिंक का साइज बड़ा है, जिंक का साइज बड़ा है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप पूरी 3D सीरीज में बात करें या पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो कौन से एलिमेंट की डेंसिटी सबसे कम होगी? तो अगर आप पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिनिमम डेंसिटी किसकी पाई गई है? तो सबसे छोटा साइज और सबसे कम मास है स्कैंडियम का। तो मिनिमम डेंसिटी है स्कैंडियम की, और मैक्सिमम डेंसिटी पाई गई है इरिडियम एंड ऑस्मियम। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस एलिमेंट की डेंसिटी सबसे कम है और किन एलिमेंट्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4,
जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of an isolated gaseous atom एक एटम की आउटर मोस्ट शेल में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अगर हम फैक्टर्स को लेकर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टेबल माना जाता है और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस को स्टेबल माना जाता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये तो कुछ जर्नल बातें थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, देयर इज इर्रेगुलर ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D series element because of irregularity in atomic radius of 3D series element। तो आप लोगों ने देखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। शुरुआत में डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस में इर्रेगुलरिटी है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी आपको इर्रेगुलरिटी देखने को मिलेंगी। तो यहां तक पहले आप नोट कर लें। तो पहला रीजन तो ये है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो काफ़ी इर्रेगुलर ट्रेंड शो करता है। इसकी वजह से इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, काफ़ी इर्रेगुलर होता है। और इर्रेगुलरिटी का एक रीज़न ये भी है कि व्हेन one electron is removed from ns subshell, the relative energy of n-1 d subshell and ns subshell is changed and electron shift from ns subshell to n-1 d subshell। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एस सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो ये पाया गया है कि जो n-1 डी सबशेल होता है और जो ns सबशेल होता है उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ns के इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाते हैं, n-1 डी सबशेल में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको दिया गया है, कैलकुलेट the number of unpaired electron in Fe plus ion। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6। Fe प्लस का मतलब s सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर s के सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ये हो जाता है 4s1। तो आप सोच रहे होंगे कि Fe प्लस की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जो Fe प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है s सबशेल से तो रिलेटिव एनर्जी चेंज हो जाती है। रिलेटिव एनर्जी चेंज होती है तो क्या होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है, 3d में जंप कर जाता है। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d7। तो Fe प्लस की कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये नहीं है। इसकी वजह से आपको काफ़ी इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। और भी कई रीज़न है इर्रेगुलर ट्रेंड्स के, क्योंकि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी एक्सेप्शनल है। इसकी वजह से भी यहाँ पर आपको इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो जरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। 3d7 है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर is very high because chromium and copper has exactly half filled, that is 3d5, and fully filled, that is 3d10. Stable configuration respectively। तो मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आपके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो क्योंकि जो क्रोमियम एंड कॉपर है इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी है, मतलब आप इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं, तो वो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है वो किया जाता है 3d5 और 3d10 में से, जो कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुली फील्ड है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इनका जो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेस्पेक्टिवली। सो हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। आप इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब आपने इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d5। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी होगी उसको कहा जाएगा IE1, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है,
अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, उसको कहा जाएगा IE2। तो कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रही होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकंड? क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव किया जा रहा है, जो कि स्टेबल है। सेम अगर आप यहां पे कॉपर की बात करें तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो वो यहां से किया जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा IE1 और कॉपर प्लस बन जाएगा। कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। अगर अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन में से किया जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली फुली फिल्ड है, और एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कॉपर का जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो इसको भी आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि आपको बताना है कि मैंगनीज और क्रोमियम इन दोनों में से किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं, मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, 3d5 4s2, और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस को आप क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा? क्योंकि अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके बाद उसके पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो क्या वो आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा? बिल्कुल देना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब मैंगनीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम से ज़्यादा होगी। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो, इसको भी आप नोट कर लें। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो अब बन चुका होगा Mn प्लस। Mn प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5 4s1, और ये बन चुका होगा क्रोमियम प्लस जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5। तो आप देख सकते हैं कि अब ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किया जा सकता है, क्योंकि इसको लूज करने के बाद वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वो आसानी से लूज करना चाहेगा ताकि उसको लूज करने के बाद वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, सेकेंड क्रोमियम की। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो ये बात की हम लोगों ने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको काफ़ी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब हम बात करने वाले हैं अलोंग ग्रुप कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं
जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसको रिमूव करना बहुत आसान है। तो लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, दूर होता है तो उसको निकालना बहुत आसान है, तो एनर्जी कम लगानी पड़ती है। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो देखते हैं, तो आपको बताना है 3D, 4D और 5D सीरीज, इनमें से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका आंसर 3D होगा, कि 3D का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3D का साइज छोटा रहने वाला है और 5D का साइज सबसे बड़ा रहने वाला है। बट आपका आंसर गलत है। यहाँ पर देखा जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D सीरीज एलिमेंट का सबसे ज़्यादा होता है, देन 3D एंड देन 4D। तो इसका वजह क्या है। तो आपने कल 3D सीरीज देखी थी जिसमें स्कैंडियम था और भी कई एलिमेंट्स थे, आखिरी में आपके पास कॉपर था और जिंक था। 4D सीरीज जिसमें आपके पास यट्रियम, आखिरी में आपके पास सिल्वर और कैडमियम। 5D सीरीज लेंथेनम, लेंथेनम के बाद यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स थे 58 से लेकर 71 तक, जिसमें 4F सबशेल का फिलिंग हुआ है। और इसके बाद था आपके पास हाफनियम, उसके बाद एलिमेंट्स थे आपके पास गोल्ड और यहाँ पर था मर्करी। तो आपने देखा था कल कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो जो एटॉमिक रेडियस था वो 4D सीरीज और 5D सीरीज का ऑलमोस्ट सेम हो चुका था बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आज भी वही वजह है। अगर आप हाफनियम का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हाफनियम को किसकी शील्डिंग आ रही है, 4F की शील्डिंग आ रही है, और आप जानते हैं कि 4F इज वेरी पुअर शील्डर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसफुली अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएंगे। और अगर वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4F, तो क्या आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक कील दीवार के बाहर की तरफ निकली हुई है और एक कील को आपने ठोक ठोक के दीवार के अंदर कर दिया है, तो जो चीज अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर चुकी है उस कील को निकालने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो कील सरफेस के ऊपर है। तो यहां पर यही हुआ, जब आप हाफनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आते हैं तो हाफनियम को किसकी शील्डिंग आ रही है, 4F की शील्डिंग आ रही है, और 4F इज वेरी पुअर शील्डर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन काफी अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से 5D सीरीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4F सबशेल। तो 4F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ डिफ्यूज कर जाते हैं, तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पाई गई है। वहीं पर अगर आप 3D और 4D की बात करें तो 3D और 4D में आपने देखा था कि साइज इंक्रीज हुआ था और एक अच्छा खासा गैप था, मतलब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ यहां पे, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर, because of poor shielding power of 4F electrons, outer electrons penetrate toward the nucleus in 5D series. So high energy is needed to remove the electron, so IE increases. तो क्या ट्रेंड है आपके पास, 5D सीरीज के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया गया है। 5D के बाद 3D और 3D से भी कम 4D। दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड।
तो अभी आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन थेरेपी में क्या वेरिएशन होता है और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन थेरेपी में क्या वेरिएशन होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो अगर हम यहां पे बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है आपका जो एलिमेंट है वो कौन कौन से कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है और उस कंबाइंड स्टेट में उस एटम के ऊपर क्या चार्ज कैरी हो रहा है। द चार्ज कैरिड बाय द एटम इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं उन पे देखा गया है कि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पाए जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 10 एंड ns 0 to 2। तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इस वजह से जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो भी बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन करेंगे हम, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स show variable oxidation state because the energy difference between n-1d and ns electron is relatively very small. So they both are available for bond formation. तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो कि इसका जो ns इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, एज वेल एज जो इसके n-1d इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन ns एंड n-1d सबशेल इज वेरी स्मॉल। सो बोथ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर अगर आप बात करें, सबसे पहले स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम इज फाउंड ओनली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम 2 नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? तो अगर आप स्कैंडियम की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं हम, स्कैंडियम 2 इज नॉट नोन बिकॉज आप जानते हैं कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, तो 3d का एक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही ये 3d का एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया जाएगा तो स्कैंडियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो होता क्या है यहां पर कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो 3rd इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ ही रिलीज कर दिया जाता है, ताकि उसके पास स्कैंडियम के पास क्या आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो स्कैंडियम 2 इज नॉट नोन बिकॉज
आफ्टर द रिमूवल ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन is also ejected to attain noble gas configuration। तो जो स्कैंडियम 2 है उसके पास 3d1 था, तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्कैंडियम 3 में, जिसके पास क्या होती है बेटा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस वजह से स्कैंडियम 2 नहीं पाया जाता, क्योंकि जब स्कैंडियम 2 बनता है तो उसके पास 3d में एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि काफ़ी अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो उसको लूज़ करना बहुत इजी है। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेगा तो उसके पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और हर एटम स्टेबल होना चाहता है। दैट्स वाई वो उस इलेक्ट्रॉन को भी 4s इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो नेचर में स्कैंडियम का सारे कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। नोट करें। तो यहां पर हमने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं इसको हम। नेम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स which do not show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आंसर होगा इसका? एक आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, स्कैंडियम। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, बट 3d का वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप ही रिलीज हो जाता है ताकि इसके पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। इसकी वजह से स्कैंडियम 2 तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्कैंडियम 3 में। और जिंक, जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके पास 3d के पास हो जाती है एग्जैक्टली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फुली फिल्ड है और स्टेबल हो चुका है, तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो स्कैंडियम एंड जिंक सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाए जाते हैं, स्कैंडियम +3 में और जिंक +2 में। नोट कर लें इस बात को। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ये पाया जाता है +2 और +3 में। वेनेडियम +2 +3 +4, क्रोमियम +2 +3 +4 +5, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7, वेनेडियम +5 में पाया जाता है, क्रोमियम भी +6 में पाया जाता है, आयरन +2 +3 +6, कोबाल्ट +2 +3 +4, आयरन भी +4, निकल +2 +3 +4, कॉपर +2 +1 एंड +2 एंड जिंक ओनली +2। तो जिनके ऊपर हम सर्कल कर रहे हैं वो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें ये पाए जाते हैं। टाइटेनियम +2 में पाया जाता है,
+4 में भी पाया जाता है, वेनेडियम +5 में पाया जाता है, क्रोमियम +6 में पाया जाता है, मैंगनीज +7 में पाया जाता है, आयरन +2 में और +3 में पाया जाता है, कोबाल्ट +2 और +3 में पाया जाता है, निकल +2 में पाया जाता है, कॉपर +2 में पाया जाता है, जिंक +2 में पाया जाता है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने सर्कल किया है। अब यहाँ पर आयरन की बात करें तो आयरन +6 में भी पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है +6 में, जो कि है FeO4 2-, ये कॉम्प्लेक्स पाया जाता है आयरन का, जिसमें आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे क्या ट्रेंड है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है टिल द मिडल। उसके बाद आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वापस कम होने लग गई। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं टिल द मिडल। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं टिल द मिडल। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते जाएंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या रीज़न लिखेंगे इसका हम? ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस टिल द मिडल बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग अप। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो डिक्रीजेस। नोट कर ले इस बात को। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स ऑफ D block elements are found to be ionic, and in higher oxidation states compounds of D block elements are found to be कोवलेंट। अब आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल है, और मेटल जनरली कौन से कंपाउंड बनाता है? आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे मेटल्स के वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। बट यहां पर पाया गया है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ये है मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज यहां पर क्या करता है? मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक कटायन फॉर्म करता है, और आप जानते हैं कि जो कटायंस होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं और जो अनायन होते हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं। तो
आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हुए हैं नॉन मेटल के पास। तो इसने एक कटायन फॉर्म करा है और इसने एक अनायन फॉर्म करा है। तो ये कंपाउंड हमें आयोनिक मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें Mn2O7 की, तो यहां पर जो मैंगनीज है इसके ऊपर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है। तो अगर आप इसको देखें तो ये मैंगनीज है, ये +2 है और ये मैंगनीज +7 है। तो ये ऑक्सीजन है। तो हुआ क्या, ड्यू टू वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज, ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं नजर आ रहे, वो ऐसा नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। तो ये ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हाई ऑक्सीडेशन नंबर। जब ये पॉजिटिव चार्ज मैंगनीज के ऊपर बढ़ा तो इसकी वजह से इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसको आप बोलते हैं पोलराइजेशन या फिर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब कटायंस की पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेटल की तरफ डिस्टॉर्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज at high oxidation number polarizing power of cation increases, which cause distortion of electron cloud and compound seems to be covalent in nature। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो कि जब एक मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नजर आता है। इस वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो इसका नेचर कोवलेंट है और इसका नेचर आयोनिक है। तो इस बात को आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट which differ by unity, that is 1, and p block elements show different oxidation number which differ by 2। तो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो 1 यूनिट से डिफर करती हैं, और अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो 2 यूनिट से डिफर करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1d and ns electron participate in bond formation and have small successive ionization enthalpies।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं वो आउटर NS होते हैं और इनर N-1 d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें आप देख पाएंगे कि वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि सीक्वेंसली लूज किए जा सकते हैं। तो इट कैन sequentially lose 1 electron. That's why it show different oxidation number differ by unity. जैसे कि आप मैंगनीज की बात कर लें, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, तो ये 3d5 हो गया। तो मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो सबसे पहले वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसके पास +2 आएगा। अब इसके पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए या डोनेट करने के लिए, तो +3। फिर इसके पास एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन है +4, फिर एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन है +5, एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन है +6, एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन है +7। तो बिकॉज यहां पर आउटर NS यूज होता है और इनर N-1 d सबशेल यूज होता है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि सीक्वेंशियली लूज किए जा सकते हैं। दैट्स वाई यहां पर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है वो 1 यूनिट से डिफर होता हुआ दिखता है। वहीं पर अगर आप एक पी ब्लॉक एलिमेंट को लें तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम ले लेते हैं जैसे फोस्फोरस। फोस्फोरस है हमारे पास 3s2 3p3, तो 3s 3p, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जहां पर आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल दिख रहे हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हैं जो कि शेयर किए जा सकते हैं। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके आगे आपको पता है पूरा का पूरा 3D वेकेंट पड़ा है। तो जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा इन 3D, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए शेयर करने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो चुके हैं शेयर करने के लिए। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +5, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से डिफर कर रही है? 2 यूनिट से डिफर कर रही है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर NS और NP ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दैट्स वाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 यूनिट से डिफर करता है ऑक्सीडेशन नंबर्स में। इस बात को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। अब आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए गए हैं, या तो वो हेलोजेंस के साथ पाए गए हैं या तो वो ऑक्सीजन के साथ पाए गए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स are generally stabilized by fluorine and oxygen because of their small size. They can form strong bond with D block elements। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो जनरली ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती है या तो फ्लोराइड्स की फॉर्म में पाई जाती है। तो क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों का ही साइज स्मॉल होता है, तो दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स वाई जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसके कुछ एग्जांपल भी हैं आपके पास, जैसे
एग्जाम्पल परमैंगनेट, मैंगनेट, डाइक्रोमेट, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, मोलिबेडनम ऑक्साइड, XeF6, XeF4 एटसेट्रा। अगर हम इन दोनों में भी कंपैरिजन करना चाहें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, तो उसका आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है ऑक्सीजन के पास, जो कि फ्लोरीन नहीं कर सकता। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ऑक्सीजन। दैट्स वाई अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज मोर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज्ड more higher oxidation number because of its tendency to form strong multiple bond with D block elements। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें इसको आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स stability of higher oxidation state increases from top to bottom, but in P block elements stability of higher oxidation state decreases down the group because of inert pair effect। अगर आप यहां पे क्रोमियम 6 की बात करें, मोलिबेडनम 6 की बात करें और टंगस्टन 6 की बात करें, तो नीचे की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी होता है बिकॉज साइज बढ़ता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अगर हम बात करें तो Cr2O7 2 नेगेटिव हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि अनस्टेबल होती है। तो ये अपने आप को, ये सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को क्या कर लेगा? रिड्यूस कर लेगा। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा? 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। डाइक्रोमेट आयन हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बट मोलिबेडनम 6 एंड टंगस्टन 6 डज नॉट हैव एनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नीचे की तरफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल पाई गई हैं, डज नॉट हैव एनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और यहां पर अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में नीचे की तरफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर आप बात करें, आपके पास अगर लेड 2+ है और लेड 4+ है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? लेड 2+, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है यहां पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है?
reluctance of s electron to participate in bond formation. जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो जो नीचे वाले एलिमेंट है, लाइक आप अगर बात करें फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में और सिक्स्थ पीरियड में, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में अगर बात करें तो ड्यू टू, जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर 4f की फिलिंग इन्वॉल्व है। अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो वहां पे 4f फिलिंग इन्वॉल्व है, और अगर आप सिक्स्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो वहां पर 5f की फिलिंग इन्वॉल्व है। अब आप जानते हैं कि जो 4f होते हैं और जो 5f होते हैं, इनकी जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत पुअर होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 4f की फिलिंग इन्वॉल्व है या 5f की फिलिंग इन्वॉल्व है, और इनकी जो शील्डिंग पावर होती है बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत टाइटली अट्रैक्ट कर लेता है s इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन ही लूज कर पाता है। तो जरा यहां पर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बात करूं तो जैसे कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, जैसे हम मान लें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टलेरियम, पोलोनियम। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 2s2 2p4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3s2 3p4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s2 4p4। ऐसी इसकी हो जाएगी 5s2 5p4 6s2 6p4। अब आप जानते हैं कि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स है उससे पहले किसकी फिलिंग हुई होगी, d ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो 5s से पहले क्या रहा होगा, 5s से पहले रहा होगा, अगर मैं इसको यहां पे करके लिखूं तो 5s से पहले क्या रहा होगा, 4d रहा होगा। तो 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, और ये हो जाएगा 5s2 और ये हो जाएगा 5p4। और अगर यहां पे बात करें तो 6s से पहले क्या रहा होगा, 5d रहा होगा, 5d 10 6s2 6p4। अब इसके पीछे क्या रहा होगा, 4f रहा होगा, 4f 14। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4d की शील्डिंग आ रही है, और जो 4d होते हैं वो अच्छे शील्डर नहीं होते, पुअर शील्डर्स होते हैं। अगर ये पुअर शील्डर हैं तो ये s इलेक्ट्रॉन्स टाइटली अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पुअर शील्डिंग की वजह से ये s इलेक्ट्रॉन्स टाइटली अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 4f और 5d की शील्डिंग आ रही है, बहुत पुअर शील्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से दीज s इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें नीचे की तरफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि दीज पुअर शील्डर्स की वजह से ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। So this is all about oxidation number. That's it for now. Thank you.